नमस्कार, शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। इस शो को आप तक पहुंचाने और दिखाने का हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप अपने राज्य, अपने सूबे की पूरी जानकारी रख सकें और साथ ही आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी हम आपको दे सकें। इस शो के जरिए हम आपको सीधे आपके मुख्यमंत्री से जोड़ते हैं ताकि आपको, आपके लिए जितनी योजनाएं आपके मुख्यमंत्री बना रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आप तक पहुंचे और साथ ही उन तमाम जो योजनाएं हैं उससे आप लाभान्वित हो सकें, आप तक वो योजना और उन योजनाओं की जानकारी पहुंचे। हम आपको बता दें कि इस शो के जरिए हम तमाम वो जानकारी आप तक रखते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इतना ही नहीं, आपके आसपास के राज्यों में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं, इसकी भी पूरी जानकारी हम आप तक पहुँचाते हैं। तो आज मिस्टर चीफ मिनिस्टर में हम शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। तो भारत और सिंगापुर के बीच मोबाइल ऐप के जरिए मनी ट्रांसफर की सुविधा का आज उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन के बाद यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई सिंगापुर के पे नाउ से कनेक्ट हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हसीन लूंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और साथ ही सिंगापुर के यूपीआई और साथ ही पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी की शुरुआत के साक्षी बने। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज के समय में तकनीकी हमें कई तरह से एक दूसरे से जोड़ता है, इंटरकनेक्ट करता है। फिनटेक भी एक ऐसी तकनीकी होगी जो कि लोगों को एक दूसरे से जोड़ेगी। इसका दायरा एक देश तक नहीं बल्कि एक देश के बाहर, उस देश की सीमाओं के भीतर तक सीमित नहीं होगा, उस देश के बाहर तक होगा। और आज इसकी शुरुआत ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी की नई शुरुआत की है। क्या कुछ कहा जब इनॉग्रेट कर रहे थे प्रधानमंत्री, एक बार जल्दी से आपको सुना देते हैं। भारत और सिंगापुर की मित्रता बहुत पुरानी है। समय की कसौटी पर हमेशा खरी उतरी है। हमारे पीपल टू पीपल रिश्ते इसका मुख्य आधार है। यूपीआई पे नाउ लिंक का लॉन्च आज दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक ऐसा उपहार है जिसका वे उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। मैं भारत और सिंगापुर के लोगों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। टेक्नोलॉजी हमें अनेक प्रकार से एक दूसरे से जोड़ती है। फिनटेक भी एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। सामान्य तौर पर इसका दायरा एक देश की सीमाओं के भीतर ही सीमित होता है, लेकिन आज के लॉन्च ने क्रॉस बॉर्डर फिनटेक कनेक्टिविटी उसके एक नए अध्याय का शुभारंभ किया है। आज के बाद सिंगापुर और भारत के लोग अपने मोबाइल फोन से उसी तरह पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जैसे वे अपने अपने देश के अंदर करते हैं। इससे दोनों देशों के लोगों को अपने मोबाइल से तत्काल कम खर्च में फंड ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। इस सुविधा से दोनों देशों के बीच रेमिटेंसेस का सस्ता और रियल टाइम विकल्प संभव हो पाएगा। इसका हमारे प्रवासी भाई बहनों, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को विशेष रूप से लाभ होगा। फ्रेंड्स, बीते वर्षों में भारत ने इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन के लिए उचित वातावरण बनाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमारे डिजिटल इंडिया प्रोग्राम से देश
ईज ऑफ लिविंग में भी बढ़ी है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ा है। इससे डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी अभूतपूर्व गति मिली है। डिजिटल इंडिया अभियान ने गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में अभूतपूर्व रिफॉर्म्स को भी संभव बनाया है। ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। तो आपने सुना प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, लेकिन अब आपको समझाने की बारी आती है कि इस क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी में क्या कुछ है नया, क्या आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको समझाते कि यूपीआई का अब लगातार विस्तार हो रहा है। अपने देश के बाहर भी इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा और अपने देश के बाहर यानी कि सिंगापुर में आप सिंगापुर और भारत के साथ इसकी कनेक्टिविटी देखेंगे। आप यहाँ से यूपीआई इस्तेमाल सिंगापुर के लिए कर सकते हैं और सिंगापुर में बैठे लोग भारत के लिए, भारत में जो उनके लोग बैठे उनके लिए यूपीआई का प्रयोग कर सकते हैं। सिंगापुर के पे नाव से ये पूरा का पूरा जो यूपीआई सिस्टम है ये कनेक्ट हो जाएगा। बड़ा ही इजी है क्योंकि आप यूपीआई मोबाइल ऐप में आपके ज़रूर होगा, उसे आप यूज़ भी करते होंगे, मेरे पास भी है। पैसा ट्रांसफ़र करने का बड़ा ही इजी जरिया है, लेकिन अब तक ये हमारे देश के अंदर था, लेकिन इस सिस्टम, इस ऐप के जरिए से आप अपने देश के बाहर बैठे अपने परिजनों, अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स, सबके लिए आप ये सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगापुर से अब ये ऐप जुड़ चुका है दोनों ही देशों के बीच आसानी से। अब ये जो मनी ट्रांसफ़र है, मनी ट्रांजैक्शन है, बड़ा ही आसान हो जाएगा इस सुविधा के जरिए। रैपिड पेमेंट होगा जो कि बहुत ही आसान सुविधा प्रोवाइड करता है। मोबाइल आधारित रैपिड पेमेंट सिस्टम ये पूरा का पूरा यूपीआई होने वाला है। हम आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेमेंट सिस्टम के लिए कई देशों से ये करार हो रहा है, लेकिन सिंगापुर के साथ भारत ने इनिशिएट किया है और रुपए के जरिए कई देशों से डिजिटल भुगतान का करार भी हो रहा है। लेकिन सिंगापुर के साथ अब ये जो करार है वो हो चुका है। हम आपको बता दें कि भूटान, नेपाल, मलेशिया, ओमान और यूएई जैसे कई देश होंगे। अब यहाँ आप ग्राफिक्स में नाम देख सकते हैं उन देशों का जिसके साथ आने वाले समय में आप इस नए ऐप के करार को देख पाएंगे। नेपाल यूपीआई प्लेटफॉर्म लागू करने वाला पहला देश बना है। ऐसे में डिजिटल भुगतान के मामले में दुनिया भर में सबसे आगे इस वक्त अगर कोई है तो उसका नाम है भारत। भारत अभी देश भर में, दुनिया भर में आगे चल रहा है। ऐसे में IMF और वर्ल्ड बैंक ने यूपीआई को लेकर भारत को सराहा भी है, यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन को लेकर के, डिजिटल मोटिवेशन को लेकर के, डिजिटली इकोनॉमी की ग्रोथ को लेकर के वर्ल्ड बैंक और IMF ने भारत की सराहना की है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मध्य प्रदेश की कर लेंगे। यहाँ पर देश और मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर ने ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इंदौर नगर निगम के पब्लिक ग्रीन बॉन्ड की आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग की गई है। भोपाल में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेल बजाकर शुभारंभ किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा समेत इंदौर के तमाम बड़े जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। तकरीबन 244 करोड़ के जारी किए गए बॉन्ड की लिस्टिंग की गई है आज। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रीन बॉन्ड जारी करना कोई आसान काम नहीं होता, ये धरती बचाने का महाअभियान है। इंदौर की तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर लीक से हटकर सोचता है और लीक से हटकर करता है, वो अब दिखाई भी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था इंदौर एक दौर है। मैं भी मानता हूं इंदौर लीक से हटकर सोचता है और लीक से हटके करता है। इसके एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। ये ग्रीन बॉन्ड जारी करना कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। ये धरती को बचाने का महाअभियान है। आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती कैसे सुरक्षित रहे, प्रकृति का शोषण नहीं, दोहन करना होगा, तभी ये धरती बचेगी।
और इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई टारगेट्स हमको दिए, लक्ष्य दिए। उन्होंने जो पंचामृत दिया था, पंचामृत का जो संदेश दिया था पूरी दुनिया को, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, ये मंत्र था उनका। उसके 5 लक्ष्य। नंबर 1, भारत 2030 तक अपनी नॉन फॉसिल ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतों को रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा नवकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 मिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी में 45% से ज्यादा की कमी लाएगा। और पांचवा, 2070 तक, ये शब्द नहीं है, ये संकल्प है, 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। अब आप फरवरी में देख रहे हो गर्मी कैसी पड़ रही है, और इस गर्मी के कारण फसलों का उत्पादन घटेगा। आज एक रिपोर्ट है कि सरसों में तेल का उत्पादन 3% तक कम होने की, तेल जो निकलता है 3% तक कम हो जाएगा। ऐसी गर्मी में गेहूं का भी उत्पादन घटेगा। ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज कोई साधारण खतरा नहीं है। अगर इससे निपटने के उपाय पूरी दुनिया ने नहीं किए तो धरती कहीं गिर जाएगी। आने वाले समय में जीवन ढूंढते रह जाओगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी संदेश दिया है, और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि इंदौर ने उस दिशा में बहुत मजबूत कदम बढ़ाया है। मैं इंदौर की जनता का आभार प्रकट करता हूं। और इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज ने 3 मई को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस को लेकर के बयान दिया और कहा कि 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय सौर दिवस और साथ ही सदन मध्य प्रदेश का एक शहर सांची सोलर सिटी बनेगा। ये भी पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से हमारी एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जन भागीदारी से हमने स्वच्छता के क्षेत्र में इतिहास रचा। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से सवाल पूछा और कहा कि कांग्रेस के झूठ उजागर करना मेरी जिम्मेदारी है। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि उनकी सरकार महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करेगी, उनको स्वरोजगार के लिए रियायती दरों पर बैंकों से लोन भी उपलब्ध कराएगी। आपको बता दें कि कमलनाथ ने यह भी बताया कि 15 महीनों में कितनी महिलाओं को आपने लोन दिया, उपलब्ध कराया, ये भी जरा बता दें। ये शिवराज सिंह ने पूछा है, क्या कुछ कहा है, देखिए। विकास यात्राएं निरंतर जारी है, लेकिन मैं एक और इनिशिएटिव आज आपको बताना चाहता हूं। मध्य प्रदेश का पर्यावरण की दृष्टि से हमारी सांची, जो वर्ल्ड हेरिटेज भी है, हम उसको पूरी तरह से सोलर सिटी बना रहे हैं। अभी जिस गति से काम चल रहा है, मेरा विश्वास है कि 3 मई तक हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। 3 मई सोलर इंटरनेशनल डे है, तो सोलर इंटरनेशनल डे पर मध्य प्रदेश का एक शहर, और शहरों में यह देश का पहला शहर होगा, ये सोलर सिटी बनेगा। तो ये भी पर्यावरण को बचाने की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि हमारी होगी। कांग्रेस के झूठे वादे उजागर करना मैं अपनी ड्यूटी मानता हूं। अब फिर वो झूठ पत्र बनाएंगे, लेकिन उसके पहले वो जवाब दें कि उन्होंने कहा था महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करेंगे, उनको स्वरोजगार हेतु रियायती ब्याज दरों पर बैंकों से ऋण उपलब्ध कराएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो रियायतें दी, अभी
हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें अब लोन लेंगी वो केवल 2% ब्याज पर मिलेगा, बाकी ब्याज हम भर रहे हैं। हमने फैसला किया है। कमलनाथ जी, आपने कहा था रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने का, कितनी महिलाओं को कराया और नहीं कराया तो बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कर लेते हैं। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने वित्त मंत्री की पुरानी पेंशन योजना से संबंधित बयान को लेकर के कहा कि अगर उन्हें लगता है कि ओपीएस गलत है तो उन्हें स्पष्ट रूप से ये बात अपनी बोलनी चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन से ठीक पहले कांग्रेस नेताओं के यहां ईडी की छापेमारी पर भी मुख्यमंत्री गहलोत ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस के पूर्ण अधिवेशन से पहले बीजेपी क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ में छापेमारी देखना दर्दनाक होगा, हम इसके खिलाफ लड़ेंगे। मैंने उनके बयान को देखा। केंद्रीय वित्त मंत्री उसका जवाब दे नहीं पाई। वो जिस प्रकार से उन्होंने कमेंट किए हैं, मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए था हम ओपी के खिलाफ हैं, तो मालूम पड़ जाएगा आपकी मंशा क्या है। आप इस प्रकार गोलमोल जवाब दे रहे हो, ये उचित नहीं है। ये सवाल कर्मचारियों के लिए मानवीय दृष्टिकोण का सवाल है। ये हम कोई उन पर दया नहीं करे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। 35 साल की सर्विस के बाद में आदमी अगर सिक्योर फील नहीं करे और शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड रहे, ये कहाँ की समझदारी है? कहाँ की समझदारी है? बताना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए उनको। मुझे बहुत दुख होता है कि एक वित्त मंत्री होकर के वो इस प्रकार के जवाब दे रही है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वो क्या उन्होंने जवाब दिया, समझ के परे हैं। उनको मालूम है कि ह्यूमन राइट कमीशन विरोध कर चुका है इसका। शेन एजी ने कहा अभी तक कोई नियम कायदे बने नहीं, काय का ओपीएस लेके आ गए या एनपीएस लेके आ गए, और जुडिशियल कमीशन कह रहा है कि हम इसको मानेंगे नहीं। हाईकोर्ट जजों के ऊपर तो ओपीएस रहेगा, आर्मी में ओपीएस और बीएसएफ में, इंडो तिब्बतन पुलिस में, बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेज में एनपीएस है। कहां की समझदारी है भारत सरकार की? जब समझ में आ गई कि ये एनपीएस लोग स्वीकार नहीं है, इसका नुकसान है, तब तो गलती सुधारनी चाहिए। जब वाजपेयी गवर्नमेंट के वक्त में ये लागू हुआ था, उसके बाद सब सरकार, हमने भी, सबने उसको स्वीकार किया। पर जो अनुभव बताता है कि इसमें किस प्रकार से शेयर मार्केट के आधार पर हम डिपेंड नहीं रह सकते, उसके ऊपर कर्मचारियों को उनके भरोसे छोड़ नहीं सकते, तब सुधार करने में क्या दिक्कत है? हमने पहल करी तो 4-5 राज्य तो आगे हैं। अभी मैं देख रहा था हरियाणा के अंदर, वहां के मुख्यमंत्री कमेटी बना रहे हैं और कह रहे हो सकता है जल्दी लागू कर दें। ये इनके हालात है इनके। हिमाचल से भी सबक नहीं लिया इन्होंने अभी तक। मेरा मानना है कि स्पष्ट तौर से ओपीएस लागू करना चाहिए। लाखों कर्मचारियों को, रिटायर्ड कर्मचारियों को विश्वास दिलाना चाहिए कि भारत सरकार और राज्य की सरकार आपके साथ खड़ी है सुख और दुख के अंदर। मेरा मानना है जो कुछ हो रहा देश के अंदर वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जब से एनडीए गवर्नमेंट बनी है 2014 से हम देख रहे हैं कि लगातार इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग हो रहा है। ये आरोप हम कई बार लगा चुके हैं। हालात बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। जहां जहां चुनाव आते हैं उसके पहले ईडी की, सीबीआई की या कहीं कहीं इनकम टैक्स की कार्रवाई होती है। ये अधिवेशन जो है रायपुर में, ये कांग्रेस का प्लेनरी सेशन है, महाधिवेशन है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, उसको तो इसका महत्व मालूम होगा, उनके नेताओं को मालूम होगा। उनको सोचना चाहिए था कि एक पार्टी का जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो ऐतिहासिक पार्टी है, जिसने देश को आजाद करवाया, उस पार्टी के महाधिवेशन के पहले इस प्रकार की कार्रवाई करवाना मैं समझता हूं कि बहुत ही
निंदनीय है, जितनी निंदा करे उतनी कम है। छापे पहले ही पड़े हैं, छत्तीसगढ़ में पड़े हैं और देश भर में पड़े हैं। एक तरफ पढ़ते हैं, कोई बीजेपी नेता के यहाँ तो छापे पढ़ते ही नहीं है, बल्कि अगर कांग्रेस से किसी को ले आते पकड़ करके अपनी पार्टी में, आरोप पहले लगाते बीजेपी वाले कांग्रेस नेताओं पे, उन आरोपों को भी वो बीजेपी में जाते समाप्त हो जाते हैं। वो अलग बात है, वो लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। अभी सवाल ये है, हर कांग्रेस जन आक्रोशित है, हर देश का नागरिक समझ रहा है कि तमाशा लगा रखा है इन लोगों ने। मुझे आश्चर्य होता है कि राष्ट्रीय पार्टी, एक अधिवेशन हो रहा है उसका, महाधिवेशन, उसके पहले आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कांग्रेस जनों को, देश को? अरे वो कांग्रेस। तो चलिए बात करते हैं आज गोवा की, जहां पर 2 दिवसीय क्यूएस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। भारत समेत अन्य देशों की यूनिवर्सिटीज के चेयरमैन शामिल हुए। इस सम्मेलन में विकास और शोध के साथ साथ शिक्षा को बेहतर बनाने की नीति पर गंभीर बातचीत हुई है। साथ ही देश के आर्थिक विकास को कैसे रफ्तार दी जाए, इस पर भी आज बातचीत हुई है। तो वहीं हम आपको बता दें, इस समिट के समापन के बाद गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने गोवा में काफी विकास कार्य किए हैं और साथ ही बाकी रुके हुए कामों को भी यहां जारी रखा गया है। साथ ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा को शिक्षा का केंद्र बनाने पर, यानी कि हब बनाने पर जोर दिया जाएगा। एक बार सुनते हैं क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। G20 के जो वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन नेशन, इस कंसेप्ट के अंतर्गत जो G20 की प्रेसिडेंसी भारत देश होस्ट कर रहा है, उसमें गोवा राज्य को बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया है और मेन 8 मीटिंग्स यहाँ पे होने जा रहे हैं। फ्रॉम 20th of April ऑनवर्ड से लेके जुलाई तक जो 8 मीटिंग यहाँ पे होंगी, उनकी पूरी तैयारी हम लोगों ने स्टार्ट की है। मुझे लगता है कि इनके लिए जो फर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, यानी परसों ही 2 दिन पहले मैंने मीटिंग, ऑल डिपार्टमेंट की मीटिंग होस्ट की थी और इस खास करके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको जहाँ जहाँ पे लगेगा, क्योंकि G20 की डेलीगेट्स जहाँ रहने वाले हैं, जहाँ हम उनको होस्ट करने वाले हैं, जो इवेंट वेन्यू कौन सा होगा, जो वहाँ पे यानी बाकी टूरिस्टिक प्लेसेस वो कहाँ देखेंगे, इसके लिए मैंने सभी डिपार्टमेंट्स की मीटिंग होस्ट की। तो सभी तैयारी अभी तक स्टार्ट हो चुकी है। 30th of March तक वो तैयारी पूरी हो जाएगी। सेकंड इज एन एडवर्टाइजिंग पर्पज, जहाँ जहाँ पे G20 का एडवर्टाइजमेंट करने को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ हम G20 एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और थर्ड, टूरिज़्म एज अ गोवा एज अ टूरिस्टिक प्लेस, हम जितना ज़्यादा हो सके वो टूरिस्टिक प्लेसेस पे फोकस कर रहे हैं। तो ऑल टुगेदर PWD, इलेक्ट्रिसिटी, इंफॉर्मेशन, टूरिज़्म डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट्स काम को लगे हैं। बड़ी तैयारी से हम जोरदार G20 के डेलीगेट्स के स्वागत के लिए लगे हुए। गोवा में जिस तरह से हम नॉट ओनली द इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, बल्कि यहाँ का क्लीनिनेस मेंटेन करने के लिए भी सरकार पूरी तरह से यानी कोशिश कर रहे हैं। क्लीनिनेस हम मेंटेन कर रहे हैं। हमने डेफिनेटली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल हमने ऑलरेडी पास कर चुके हैं और आज तक गोवा यूनिवर्सिटी में फॉरेन स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें न्यूज़ इंडिया 24।